अब आज का अभी का सत्र का विषय दूध के विषय में थोड़ी बहुत चर्चाएं करेंगे। एनिमल मिल्क, सिर्फ मिल्क नहीं लेकिन एनिमल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो आज तक हम सेहत के लिए फायदेमंद समझते आए, और खास करके अनपढ़े लोग भी खूब पीते आए और पढ़े लिखे लोग भी खूब पीते आए, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन कोर्सेस हैं उसमें भी उनकी महत्वता बताई गई है कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। और ये हमने किताबों में पढ़ा था, इसलिए मेरे को भी एनडीएस में आते आते देर लग गई। 2007 की यात्रा जो मैंने जान लिया था एनडीएस के बारे में, लेकिन मैं एक्टिव हुआ 2017 में। पूरा एक दशक चला गया, क्योंकि एनडीएस में बातें बताई जाती है नो मिल्क प्रोडक्ट, तो वहां से ही मेरा दिमाग आगे बढ़ा नहीं कि भाई ये बात गलत बता रहे हैं, ये तो जो फैट वसा जो शरीर को चाहिए तो वो तो मिलेगा नहीं, कैल्शियम मिलेगा नहीं, वो मिलेगा नहीं, तो ऐसे दिमाग ने ज्यादा जोर दिया ही नहीं। अनाज को भी महत्व नहीं दिया जाता एनडीएस में, तो दूसरी बात कार्बोहाइड्रेट की आ गई, प्रोटीन की आ गई, तो फिर वहां अटक पड़े। यार ये सारा जो कैलोरी के सिद्धांत जो पढ़ते आए हम कि फलानी चीज में फलानी कैलोरी, फलानी चीज में फला, अरे गाय 0 कैलोरी घास खाती है, घास में कोई कैलोरी नहीं होती, फिर 15,000 लीटर कैलोरी दूध निकालती है। इनपुट 0, आउटपुट 15,000 लीटर। मतलब ऐसा कोई विज्ञान लॉजिक काम ही नहीं करता। बॉडी का साइंस अपने आप में अलग है, उनको ये तोल मोल में नहीं हम रख सकते, लेकिन हम हमेशा आंखें बंद करके ब्लाइंड फेथ करके भी विज्ञान की बात को हम मानेंगे। नहीं, विज्ञान में बताया ना कि समोसे में 100 कैलोरी है और पपीते में भी 100 कैलोरी है, तो वो पपीता खाओ या समोसा दोनों इक्वल है, 100 कैलोरी मिल जाएगी। इस चक्कर में हम कैलोरी के चक्कर में पड़ गए। कैलोरी सिद्धांत एक भ्रम है। दूध और दूध को संपूर्ण आहार समझना एक महाभ्रम है। और जब व्यक्ति दूध और दूध से बनी चीजें छोड़ता है तो लगभग बच्चों से लेके बड़ों तक आधी बीमारियां कटना शुरू हो जाती है। इसीलिए पहला पंच एनडीएस में किस पर जोर दिया जाता है? दूध के ऊपर, कि आपको काफी सारे गलत डाइट है, उसमें सबसे नंबर 1 गलत डाइट है प्राणीजन्य दूध और दूध से बनी चीजें। मतलब छाछ भी कोई अच्छी चीज नहीं मानी जाती एनडीएस में, या दही भी कुछ अच्छी चीज मानी नहीं जाती। हो सकता है कि उसमें कुछ गुण हो, ये मना नहीं करेंगे। दूध में अच्छे दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, छाछ पीने से पाचन अच्छा होता है, जो भी है आयुर्वेद में बताई गई बातें, उनको मना नहीं करेंगे, वो शायद अपनी जगह सही होंगे। लेकिन जब आप उसी चीज को 15 दिन भी छोड़ते हैं तो ऑटोइम्यून डिसीज भी रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। चाय पीने से चलो दूध की एक बूंद शरीर में जाती है, कोई कहता है अभी दूध बहुत महंगा हो गया ना, तो चाय के बहाने एक बूंद दूध तो चली जाए पेट में, है? तो इस बहाने से भी लोग चाय पी लेते हैं। लेकिन दूध ही मूलभूत रीति से बहुत गलत भोजन है। समुद्री नमक गलत है, फिर हम मानेंगे अनाज गलत है, शक्कर गलत है, नॉनवेज गलत है, फिर बेकरी प्रोडक्ट गलत है, कोल्ड ड्रिंक्स गलत है, गेहूं खाना गलत है, काफी गलत सोच भी रखना गलत है, बुरा देखना भी गलत है, ये सारे सूक्ष्म आहार है। तो ये सभी चीजों से हमें दूर जाना है। लेकिन सबसे पहली शुरुआत हमें दूध और दूध से बनी चीजों से करनी पड़ेगी, और वहां से ही हमारा स्वस्थ होने का शुरुआत हो जाएगी। तो पुराना जो भी भरा है, मेरी तरह 10 साल नहीं लगाने हैं समझने में, आज के 1 घंटे के सेशन में ही समझना है। और समझ में ना आए तो मैं तो कहता हूँ छोड़ो समझने की बातें, समझना नहीं है, करना है। ठीक है, विषय इतना लंबा है, मेरे पास काफी सारा मटेरियल है, मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं विषय को पूरा जस्टिफाई नहीं कर पाता 5 दिन के अंदर या 2-2 घंटे में एक एक सब्जेक्ट के ऊपर। तो जस्टिफाई तो बहुत लंबे समय के बाद होते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा प्रयोग करो। बस मना कर दिया छोड़ दो,
15 दिन छोड़ेंगे, 20 दिन छोड़ेंगे, 1 महीना छोड़ेंगे, बच्चों को भी दूध पिलाना बंद करो, छोटे बच्चों को भी। 1 साल 2 साल के बच्चों को भी हम माँ का दूध जब चला जाता है तो गाय का दूध पिला देते हैं। अरे एक बार गाय का दूध छोड़ के तो देखो, बच्चे को कफ सर्दी होना आधे से ज्यादा बंद हो जाएगा। काफी सारे रीजन है कफ सर्दी के, उनमें से वन ऑफ देम मोस्ट इम्पोर्टेंट मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हैं। तो बच्चों को भी जब हम बंद कर देते हैं, उनके रिप्लेसमेंट में पालक, पुदीना, धनिया और जो जो सरसों की पत्तियां हैं, सब में कैल्शियम भरा पड़ा है। आप देखेंगे 500-700 कैल्शियम तो इसमें है पालक की पत्तियों में, 1500 कैल्शियम सहजन की पत्तियों में है, जो कि भैंस के दूध में 236 कैल्शियम है, और वो भी हमारे काम का नहीं है, पशु के काम का है, उसके बच्चे के काम का है। वो कैल्शियम हमें फिट बैठता नहीं है, उल्टा हमारे कैल्शियम जो जमा किया गया है शरीर के अंदर कुछ अच्छी चीजें खा के, उनको वो पुश करके निकाल देता है। मतलब दूध पीने वाले लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होने की संभावना वो बढ़ा लेता है एनिमल मिल्क पीने से। और दूसरी काफी सारी बीमारियां जो भी कैल्शियम की अपूर्ति बुढ़ापे में आती है, उनका पहला रीजन है बचपन से पिलाया हुआ दूध। और अगर उसमें श्रम नहीं है व्यक्ति में, तो उनको ज्यादा से ज्यादा बीमारियां होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर प्रण करना है, हमने पहले दिन प्रतिज्ञा की थी, उसमें शायद ये प्रतिज्ञा भी आई थी कि प्राणीजन्य दूध और दूध से बनी चीजें नहीं खाएंगे। वो तो मैं यहाँ अब भी कहता हूँ कि 5 दिन के लिए नहीं, फॉरएवर, जीवन भर के लिए संकल्प लेके जाओ कि प्राणीजन्य दूध और दूध से बनी चीजें तो खाएंगे ही नहीं। इनसे भी एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये बंद करने से 100% स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन एक रूट कोज है, उनको तो निकाल देंगे बीमारी का। दूध से बनी चीजें रिप्लेसमेंट में क्या बनाया जाता है, दोपहर के सेशन में लिया जाएगा 4 से 5 के बीच में। लेकिन हमारे नेचर ने पत्तियों के अंदर इतना कैल्शियम भरा पड़ा है कि हमारी हड्डियां लचीली होने के लिए काफी हैं। मैं 98 का था तो थोड़ा बहुत गिर जाता तो हड्डियां टूट जाती थी मेरी। 1 लीटर दूध, वो भी भैंस का दूध पीता था। और कहते हैं ना, अकल बड़ी की भैंस बड़ी। भैंस का दूध पीने से बुद्धि भी ऐसी हो जाती है, भैंस जैसी। गाय का दूध पीने से मैं थोड़ा कटाक्ष भी करता हूं कि गाय का दूध पीने से बैल जैसी बुद्धि बन सकती है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। गाय के दूध में बछड़े को 4 साल में जवान बना देती है गाय अपने बछड़े को। उनके जो भी अंदर कंपोनेंट्स हैं वो इस प्रकार से हैं। इनमें जो प्रोटीन होता है वो हाई ग्रोथ प्रोटीन है, जो 4 साल में ही युवा अवस्था प्रदान कर दे। और हमारे बच्चे को 4-6 साल में, 8 साल में युवा बनाना नहीं है। अगर हम तो इतना बैल जैसा तो नहीं बना सकते, लेकिन जो हार्मोन्स हैं युवा काल के, वो बच्चों के अंदर आ जाते हैं। बैल 4 साल के बाद प्रजोत्पत्ति कर सकता है, हमारे बच्चे तो 20-25 साल के बाद, ये जो बाल्यावस्था के बाद गृहस्थाश्रम शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं मानसिक विचारों के ऊपर भी, हार्मोन अनबैलेंस के कारण भी बच्चों के अंदर विकृतियां पाई जाती है। और खास करके जो बहनें हैं, छोटी कन्याएं हैं, उनको भी जो पीरियड टाइम है वो भी कम उम्र में होना शुरू हो जाता है। जो उनका जो नेचर ने सेट किया है, उनसे 2-4 साल 5 साल पहले ये कन्याएं इस सिचुएशन में जा रही है। पहले के जमाने में भी पीते थे, खूब दूध पीते थे, और बैड फैक्टर ही था हेल्थ के ऊपर, लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसे अच्छे गुड फैक्टर थे जो उसको थोड़ा सा ढक देते थे। ये नहीं कहेंगे कि वो फायदा देती थी पुराने समय में, पुरानी गाय अच्छी थी या शुद्ध दूध देती थी, ऐसा नहीं। क्योंकि द्वापर युग से जो सृष्टि बनी है वो सृष्टि भोग प्रधान है। हो सकता है सतयुग में योग प्रधान सृष्टि है, वहां की गाय है, वहां कण कण में विकार है ही नहीं। सतयुग और त्रेता युग में विकारी दुनिया ही नहीं है, निर्विकारी दुनिया है। तो निर्विकारी दुनिया में शायद उनके कंपोनेंट्स हमें यूज करने लायक हो भी जाएं, पता नहीं। लेकिन अभी के समय में दूध के कंपोनेंट्स
हमारे यूज के नहीं है, वो हमें कतई ही हमारे शरीर में डालने नहीं है। और मैं तो कहता हूँ जिन्होंने भी गाय भैंस का दूध पिया है वो कहीं न कहीं दोषी है, कहीं न कहीं पापी है। ये थोड़े कठोर शब्द हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारी माता के स्तन में दूध आया तो हमारे लिए आया, बच्चों के लिए आया। तो कुदरत ने नेचर की हर एक जगह व्यवस्था की है, तो हमारा अधिकार पशुओं के आंचल में नहीं था, फिर भी दूसरों के हिस्से का हमने छीना। इसलिए कहते छीना हुआ दूध पीना क्यों, छीना हुआ दूध पीना क्यों। हम छीनते हैं, हम देखते भी हैं कि पैर बांध कर भी दूह लेते हैं गाय को, बछड़े को थोड़ा सा गाय को दिखा के फिर खींच लेते हैं, ये भी होता है। और बेचारी गाय जो दूध देने के लिए अंदर से उनका मातृत्व छलकता है अपने बच्चे के लिए, वो मातृत्व को हम उनको उल्लू बना के अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए यूज करते हैं। और हम वो दूध का प्रयोग करके कभी भी सुखी होने वाले नहीं हैं। फिर जब दूध दोहते हैं तो ज्यादातर गाय या भैंस हो या ऊंटनी हो, सभी को गर्दन में एक पट्टा लगा देते हैं। जैसे अभी आप आए हैं, पार्टिसिपेट हुए तो एक पट्टा डाल दिया है सबके गले में। चलो किसी जगह से बांध नहीं दिया है हमें, इसलिए हम घूम फिर रहे हैं, उनको तो हम बांध देते हैं। ज्यादातर उनका एक ही जगह पर खड़ा रहना होता है, और वहां वो गोबर भी करेगी और गौमूत्र भी वहां ही छिड़केगी। अब उस स्थिति में हमारे लिए वो जीवन भर रहती है। चलो हमने गाय घर पे बांधी नहीं है, लेकिन हमारे लिए कोई एक गाय बंध रही है, कोई एक भैंस बंध रही है, तो ये कर्मों के सूक्ष्म बंधन तो लगेंगे आपको। इसीलिए लास्ट समय बड़ी उम्र में हॉस्पिटल में जब होते हैं तब नेपी पहनाई जाती है, अपने ही गोबर में लेटे हुए होते हैं। क्यों? हमने हमारे लिए, हमारे शरीर के पोषण के लिए किसी को गोबर में लेटाया था, उसी जगह पर बैठ जाते हैं गाय भैंस प्राणी। इसीलिए ये सूक्ष्म कर्मों के बंधन हम बांध लेते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग भी गोबर में लेटते लेटते जा रहे हैं, क्योंकि वो भी गौशालाएं खोलते हैं, गायों को बांधते हैं, दूध निकालते हैं, घी निकालते हैं, अच्छा मान रहे हैं वो, लेकिन उनकी भी किडनियां फेल हो रही है, वो भी दुख दर्द में चिल्ला कर जा रहे हैं। क्योंकि गाय और भैंस को, किसी भी जानवर को बांधना अच्छा नहीं है। और हमारे लिए भी अगर कोई बांध रहा है तो वो भी दोष हमारे ऊपर आएगा। इसलिए मैं तो कहता हूं पाप से छूटने का उत्तम मार्ग है दूध छोड़ दो, दूध और दूध से बनी चीजों को त्याग कर दो। कोई कोई दूध छोड़ देता है लेकिन रोटी पे मक्खन लगा लेता है या फिर घी लगा लेता है, बोला थोड़ा तो खाने दो भाई, पूरा छीन रहे हो। त्याग किया तो छोड़ा, थोड़ा सा भी क्यों रखे अपने हाथ में। बाबा नहीं मुरलियों में कहते लाठी भी छोड़ दो, लाठी का आधार भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। तो दूध से बनी चीजों का भी त्याग करना है। हम तो बड़े शौक से दूध को फाड़ के, लास्ट का स्वरूप क्या है दूध का? पनीर, जिनको हम बड़ो शौक से और स्टेटस से खा रहे हैं। और सबसे घटिया से घटिया माल है पनीर, सड़ा हुआ, और हमारे सारे हॉर्मोन्स को अनबैलेंस कर देने वाला, सबसे बड़ी बीमारियां देने वाला। और आजकल लोग कहते हैं अरे यार ओरिजिनल पनीर मिलता ही नहीं है, ओरिजिनल दूध मिलता ही नहीं। मैंने कहा ओरिजिनल मत खाओ, डुप्लीकेट खा लो, थोड़ा कम नुकसान करेगा, क्योंकि वो हमारे हक का है ही नहीं। और आजकल तो दूध की जितना प्रोडक्शन है उससे 10 गुना 20 गुना शायद सप्लाई ज्यादा है। तो उनका कारण भी हम पढ़े लिखे लोग जानते ही हैं कि सारा डुप्लीकेट माल फैक्ट्रियों में बन रहा है। वो घी भी हो, दूध भी हो, छाछ भी हो, दही भी हो, सारी चीजों का डुप्लीकेशन करना इंसान जान चुका है। उसमें वो चाहे मिल्क बनाने के लिए यूरिया भी यूज कर लेगा, व्हाइट पेंट्स भी यूज कर लेगा, और कुछ कुछ केमिकल्स ऐसे आते हैं जो अच्छे तरीके से ऑयल भी यूज करता है दूध बनाने में। तो जो थैलियां रेडीमेड हमारे घर पे आ रही हैं, तो क्या वो
गाय के ही स्तन से आ रही है या फिर केमिकल की फैक्ट्री से आ रही है, वो भी हमें पता नहीं है। तो ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट हो, सारे हमारे लिए, सेहत के लिए खराब ही हैं। और जब हम दूध और दूध से बनी चीजों से मुक्त हो जाते हैं, मैं कहता हूं आप कुछ आध्यात्मिकता की तरफ भी आगे बढ़ जाते हैं। और पशुओं को आजाद कर दिया, इसीलिए आप भी धीरे धीरे करके अपनी बीमारियों से आजाद होना शुरू हो जाएंगे। साइंस ने पूरी काफी सारी बुक्स लिखी है, उसमें एक बुक है मिल्क इज ए साइलेंट किलर। अगर आप थोड़ा सा डीप में भी जानना चाहते हैं तो शायद ऑनलाइन भी मिल सकती होगी, और या उपलब्ध होंगी लाइब्रेरियों में भी। वो बहुत फेमस हो गई थी बुक, जब काफी समय से ये लॉन्च हुई, उनके काफी साल हुए हैं। जब लोग दूध को सही तरीके से अच्छा ही समझते थे, तब वो लॉन्च हुई थी। और सबको सरप्राइज मिला था कि अरे यार, मिल्क तो साइलेंट किलर है। मैं तो साइलेंट किलर भी नहीं, सीधा मारता है अच्छे तरीके से। और छोटी छोटी बीमारियां नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियां दे रहा है। मोस्ट कार्सिनोजेनिक फूड, शायद सर्च करो आप गूगल पे, तो उसमें एनिमल मिल्क आ सकता है। एनिमल मिल्क इज ए मोस्ट कार्सिनोजेनिक फूड, मीन्स कैंसर देने वाला आहार। कैंसर की बीमारी जितनी भी हो रही है, भाई लोग तंबाकू खा के कैंसर कर रहे हैं, बहनें वो तो नहीं खाती फिर भी होता है। ब्रेस्ट कैंसर होता है, ओवरी कैंसर होता है, दिमाग का कैंसर हो जाता है, कहीं ना कहीं गांठें बनने लगती है। तो ये तो हमने कभी सोचा नहीं कि ये तो कोई ऐसा आहार नहीं ले रही है जो तंबाकू जैसा, या धूम्रपान नहीं करती, फिर भी कैंसर हो रहे हैं। उनका भी एक कारण है कि बचपन से ही हम दूध और दूध के बने चीजों का आहार ले रहे हैं। केसिन प्रोटीन जो है दूध के अंदर, वो कैंसर जनरेट करता है, पचता नहीं है। पशुओं को पच जाता है, हमें पच नहीं रहा है, इसलिए हम कैंसर के रोगी बन रहे हैं। हेवी कॉन्स्टिपेशन दूध और दूध से बनी चीजें देती है। हेवी एसिडिटी दूध देता है, जबकि हम मानते आए कि दूध पीने से एसिडिटी कम होती है, आराम मिलता है। क्योंकि ठंडा और फ्रीज कोल्ड दूध पिएंगे तो एसिडिटी में आराम मिलेगा, और हम पीते भी हैं। और थोड़ा बहुत हल्का सा ठंडक भी लगती है, शॉर्ट टर्म के लिए, टेम्पररी बेस के ऊपर हमें आराम मिलते ही हम उस चीज को पकड़ लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता और गलती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो सिर दर्द की गोली खा के भी सिर दर्द खत्म होता है। इसलिए हमने छोटे छोटे समय में फायदे देने वाली चीजों को आजीवन पकड़ लिया है। गर्म पानी पीने से सुबह सुबह पेट साफ आता है, तो उसको भी पकड़ लिया। हमने कभी सोचा नहीं कि गर्म पानी डालते डालते बड़ी आंत की थैली और छोटी आंत की थैली बिल्कुल वीक हो जाएगी, उनकी मूवमेंट हम खत्म कर देंगे लंबे समय के बाद, पाचन शक्ति को कमजोर कर देंगे। लेकिन सुबह पेट साफ आ रहा है तो ले रहे हैं गुनगुना पानी, क्योंकि उस दिन तो हमें आराम है। तो ऐसे छोटे छोटे रास्ते इख्तियार करने नहीं है, अच्छे तरीके से सफाई करो एनिमा से, और खाना ही ऐसा रखो कि जो कॉन्स्टिपेशन न दे। तो कॉन्स्टिपेशन देने वाला आहार है दूध और दूध से बनी चीजें। गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन तीनों चीजें देता है। वायु भी खूब बनाती है दूध। दूध और अनाज दोनों चीजें, जिनको वायु संबंधित रोग है, घुटने का दर्द, कमर दर्द, उनको तो दूध और अनाज तो लेने ही नहीं चाहिए अगर इस दर्द से बाहर निकलना है तो। किसी को आर्थराइटिस है, दर्द जा ही नहीं रहा है, तो फिर आप दूध को भूल जाओ, दूध से बनी चीजें भूल जाओ, और अनाज को भूल जाओ। अनाज और दालें, अनाज छोड़ के दालें खाना शुरू कर देते। दालें भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देती है। मैं कहता हूं अनाज और दाल दोनों को छोड़ना है तो पहले दाल को छोड़ो, क्योंकि दाल अनाज से 10 गुना ज्यादा नुकसान करेगी। उससे यूरिक एसिड ज्यादा से ज्यादा बनता है। 20-25 साल तक क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तब तक दौड़ते भागते हैं तो ठीक है, दाल हजम चलो थोड़ी बहुत हो भी जाए। लेकिन 25 साल के बाद जहाँ शारीरिक श्रम की मात्रा बहुत कम से कम हो गई है, तो आपके शरीर में जाकर अनाज और दालें गैस उत्पन्न करेगी, यूरिक एसिड उत्पन्न करेगी। दूध भी पी के हेवी कॉन्स्टिपेशन होगा, और इतने सारे अनगिनत रोगों के धनी आप होने वाले हैं।
छोटे से लेके बड़े रोगों तक। मैं भी खूब दूध पीकर मैंने एसिडिटी खत्म करने का प्रयास किया था 5-7 साल, लेकिन नहीं हो रही थी। रात को सोने से पहले भी छाती में जलन होना, रात को 2 बजे नींद खुल जाना, इतनी हाइपर एसिडिटी के साथ में जी रहा था। लेकिन जब दूध से बनी चीजों को फिर आंखें बंद करके छोड़ दिया, मैंने ऐसा ही संकल्प किया था कि एनडीएस को 15 दिन करना है, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन करना है। देखते हैं कुछ परिणाम मिले तो ठीक है, ना मिले तो फिर पुनः अपना जीवन जो जैसे लाइफस्टाइल है वैसे जीते रहेंगे। लेकिन कमाल हो गया, 15 दिन में 7.5 केजी वजन कम हो गया, एसिडिटी खत्म हो गई, गैस बनना बंद हो गया। इतना लंबा उपवास और एनीमा तो मैं ऐसे समझो 3:30 बजे से शुरुआत हो जाती थी मेरी एनीमा करने के लिए, और 6:30 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 5 बजे, न जाने दिन में 6 बार कर लेता था एनीमा। और 98 से सीधा 90 के ऊपर आ गया, तो मैंने कहा ये तो बात बन गई, घर बैठे बैठे ही सारा काम हो रहा है, न खाने से हो रहा है, कम खाने से हो रहा है। तो फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार साधना की शुरुआत की 1 मार्च 2016, तब से लेके आज तक सिंगल डे मिस्टेक नहीं की है मैंने। एक बार गिरे फिर चढ़े, ऐसे होता है ना, ये साधना करते करते गिरना और चढ़ना हो जाता है हमारा। लेकिन मैं इतना बीमार रहा ना, तो मेरे को गिरने का फिर ख्याल ही नहीं आया कि अब गिरना नहीं है। इतने पेन में था, इतनी तकलीफों में था, इतनी दवाइयां ले रहा था, तो फिर गिरने का मौका बना नहीं। 1-2 बीमारी लेके चलते हैं तो बार बार गिरते रहते हैं, लेकिन दर्जन बीमारी होगी ना तो वो व्यक्ति सोचेगा कि भाई वो दुख भोगना नहीं है। तो इस तरीके से दूध और दूध से बनी चीजें बिल्कुल ही 0% कर दी। गलती से कोई किसी प्रसाद में आ गई या कुछ कहाँ आ गया अलग बात है, बाकी बिल्कुल नहीं लिए। मैं आशा रखता हूँ कि 5 दिन की शिविर में आए हैं तो यही संकल्प आप सभी आज बैठे हुए कर ही लेंगे कि दूध और दूध से बनी चीजें कभी नहीं खाएंगे, और पशु के ऊपर अत्याचार अब हमारे तरफ से नहीं होगा। ज्यादातर जो पशु आज कत्ल खाने में कट रहे हैं, गाय हमारी माता है, पूरे भारत में माना जाता है, गाय को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? गाय को पूजते हैं, 33 करोड़ देवताएं उसमें होते हैं, ऐसा माना जाता है। वही गाय पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत में कट रही है। गौ मांस सबसे ज्यादा भारत में खाया जा रहा है, दूसरे नंबर के ऊपर है गौ मांस खाने में। तो कौन सा गौ भक्ति हो गई हमारी? गौ मांस ही एक्सपोर्ट होता है, सारा गौ मांस फॉरेन भी एक्सपोर्ट होता है, इधर भी खाने वाले कम नहीं है। और हम अपने स्वार्थ के लिए गाय मानो कि साल में 1 या 2 बार बच्चा जन्म देने के लिए वो होती है, एक बार, तो उनको लगभग अपने स्वार्थ के लिए अपना दूध मिले हमें, इसलिए कृत्रिम बीजदान करके उसको 2-3 बार फलित किया जाता है। और दूध के चक्कर में बार बार गायों को हेवी डोज में ऐसे केमिकल्स, ऐसी दवाइयां डालकर उसको दूध देने के लिए मजबूर किया जाता है, और वो दूध हम यूज करते हैं। फिर 1-2 साल 3 साल में उनकी जो फर्टिलिटी है पूरी खत्म हो जाती है। जो 20 साल तक दे सकती थी, 10 साल तक दे सकती थी, वो 2-3 साल में खत्म हो गई, अब वो यूजलेस हो गई। ज्यादातर जो घर पे पालते हैं वो कत्ल खाने में नहीं भेजते हैं, लेकिन 90% गायें तो ऐसी हैं जो कत्ल खाने में ही जाएगी। इसीलिए आज गौ मांस का एक्सपोर्ट भी भारत में हो रहा है, लोग गौ मांस भी अच्छे तरीके से खा रहे हैं। हमारे घर में दूध आ रहा है, कौन सी घर की गाय का आ रहा है बाहर की, वो तो हमें पता नहीं है। कहीं ना कहीं कत्ल खाने बढ़ाने में भी हमारा योगदान है, अनजाने में। और जो बच्चे बछड़े आते हैं ना, उसमें अगर वो फीमेल बछड़ा है तो उनको रखते हैं, अगर मेल बछड़ा है तो क्या करेंगे? उनको डायरेक्ट कत्ल खाने में। हाँ, तो ये भी तो पाप हो गया, वो भी हमारे दूध के लालच में और एक बछड़ा चला गया कत्ल खाने में। तो ये सारे अत्याचार, मिल्क बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अमूल दूध पीता है इंडिया, सुबह सुबह एडवर्टाइज आएगी, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, और ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट का भरमार सोसाइटी में ऐसा है कि हम जाने अनजाने में भी उनका शिकार हो जाते हैं। और दूध भी हर रोज पीते रहते हैं, दूध को स्वास्थ्यवर्धक समझकर हम अपने बच्चों को भी पिलाते हैं। कई कई माताएं
एनडीएस करते करते ठीक भी हो जाती है, और मैं उनके घर पे जाता हूँ तब अपने बच्चे को पिलाती है दूध। बोला छोटा है ना, उनके ऊपर इतना अत्याचार नहीं करेंगे हम। अत्याचार समझती है, दूध न पीने को अत्याचार समझती है और अपने बच्चे को पिलाती है। और फिर 2-3 एक आध मास में 2-3 बार उस हॉस्पिटल पे भी खड़ी रहती है गोद में बिठा के। इनको डॉक्टर साहब थोड़ा कफ ज्यादा हो गया है, इनको पित्त बढ़ गया है, इनको ये हो गया। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हो कि आप दूध पिला रहे हो उनको, और दूध पीने से फायदा एक है, बच्चा थोड़ा सा हेल्दी दिखेगा, थोड़ा मोटा दिखेगा, खूबसूरत दिखेगा। ये चक्कर में हम दूध पिलाते हैं। अगर आपका बछड़ा थोड़ा सा वीक हो ना, तो पड़ोसी की बहन बोलेगी क्या बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं है तेरा बिल्कुल, तो फिर दूध दही मक्खन कुछ खिलाया कर, अच्छा मोटा हो जाए, तगड़ा हो जाए। पेट बेट भी छोटे बच्चों में मैं देखता हूँ, 4 साल का बच्चा है तो एकदम से जो बड़े लोग बेल्ट डालते हैं पेट आगे आ जाता है ना, ऐसे बच्चों के पेट भी आगे आ जाते हैं। ऐसे बच्चे भी देखते हैं हम आजकल, क्योंकि ऑनलाइन भी भोजन करने लग पड़े हैं और दूध और दूध से बनी चीजें खा पी रहे हैं। पंजाब हरियाणा में भी सफर रहा, अभी मार्च महीने में भी 3 दिन का सफर है, तो वहां तो गलती से दूध के बारे में बोलना, एक बार जब मैं बहुत दूध के बारे में, आप सेंसिटिव सब्जेक्ट हैं, अगर आप थोड़ा सा ओपोजिशन करेंगे तो लठ गाड़ देंगे, उधर लाठी लेके खड़े हो जाएंगे, क्या बात कर रहे हो। दूध के विषय में इतना डिस्क्राइब करके हम रखने में थोड़ा सा संभल के रखना पड़ता है। एक बार ये हो गया कि एक शिविर थी, वो भाई जिसने ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने कहा कि भाई दूध के विषय में थोड़ा डीप बताओ ना। मुझे पता था कि भाई हरियाणा में पहली ही बार आया हूँ और मेरे को अभी आना है इधर, तो मैं आराम से वो सब्जेक्ट को हर बार रखता था, लेकिन उनका फोर्स था कि आप दूध के विषय में पूरा जो भी है वो कच्चा चिट्ठा खोल दो। तो मैंने कहा मैं नहीं खोलूंगा, मैं बताऊंगा, सबको बंद भी करवाऊंगा दूध, लेकिन सीधा स्ट्रेट, सीधी बात, नो बकवास, ऐसे नहीं करना है, आराम से करना पड़ेगा। तो वो नहीं रह पाया और उन्होंने ये सब्जेक्ट खुद ने ले लिया दोपहर के बाद का सेशन में कि दूध ये है वो है, बंद करो बंद करो, आज से दूध बंद। उसमें तो 2-4 जने लाठी लेके खड़े हो गए और बोला शिविर बंद करो पहला ही दिन था, बोला शिविर बंद करो, ऐसी बकवास सुनने हम यहाँ आए नहीं है। फिर बीच में ब्रह्मा कुमारी बहन को आना पड़ा, फिर जल्दी जल्दी कहने पड़े जिग्नेश भाई जल्दी से आप लेक्चर संभालो, ये तो बात बिगड़ रही है, 5 दिन कैसे बिठाएंगे। कई बार सत्य बातें भी, चाणक्य ने बताया है कि सत्य बातें भी अगर कड़वी हो ना, तो वो थोड़ा सा उनका फॉर्म चेंज करके बतानी पड़ेगी। ये रियलिटी है, दूध और दूध से बनी चीजें खाना ये सरासर गलती ही है। अगर हमें दिमाग में नहीं बैठ पा रहा है तो कम भी कर सकते हैं ना, आधा तो कर सकते हैं, आधे से आधा कर सकते हैं, मात्रा कम होगी, फायदा शुरू होगा। तब मैं कहता हूं कि मेरी बात को मत मानो, फायदा हो रहा है तो ये चीज को अपना लो, मान लो, और दूध के फायदे होना शुरू हो जाएंगे। पहली बात, जो दूध छोड़ता है ना उसको कैंसर होने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। दूध से कौन कौन के कैंसर होते हैं? किडनी का कैंसर, मूत्राशय का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, आंतों का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, मलाशय का कैंसर, लीवर का कैंसर, पेनक्रियास, उनका कैंसर भी होता है और बहुत गंदा कैंसर, और मस्तिष्क में जो भी गांठें बनती है उनका कैंसर, गोल ब्लेडर का कैंसर, न्यूरोब्लास्टोमा बोलते हैं मेडिकल साइंस में, उनका कैंसर भी दूध के रिलेटेड है, और मल्टीपल माइलोमा, मेरे को भी पता नहीं है कौन सा कैंसर होगा। तो ये सारे प्रकार के कैंसर में एक दिल का कैंसर नहीं होता, क्योंकि वहां खून बहता रहता है ना। हार्ट का कैंसर नहीं होता क्योंकि वहां खून का बहाव 24 आवर रहता है, इसलिए कैंसर सेल वहां पनपते हैं जहां ऑक्सीजन लेवल और ब्लड सर्कुलेशन कम होता है या बंद हो जाता है, तो वहां तो होगा ही होगा। इसीलिए हार्ट का कैंसर किसी को होता, किसी ने सुना नहीं होगा कि हार्ट का कैंसर हो गया है। तो हम अपने शरीर में अगर कैंसर नहीं रखना है तो एक तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन हमारा शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल अच्छी मात्रा में रखना पड़ेगा, तो भी हमें कैंसर होगा नहीं।
और दूध से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है, क्योंकि कोलेस्टेरॉल दूध से ही आता है। दूध और घी खाने से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। हाँ जी, घी भी नहीं, घी भी कोई अच्छी चीज नहीं है, कोलेस्टेरॉल बढ़ता है। और आजकल तो आयुर्वेद के अंदर घी की महिमा इतनी गाई हुई है कि हमारे पास जो कैंसर के पेशेंट आते हैं ना, वो गिर गाय का घी पी के आते हैं। गिर गाय हमारे जूनागढ़ में, गुजरात में है, वो बहुत अच्छा माना जाता है कि वो गाय का तो घी अमृत है, वो गाय का दूध तो अमृत है। और कई आयुर्वेदाचार्य उनको बहुत पिलाते हैं कि भाई इनसे कैंसर हम खत्म कर देंगे, लेकिन कैंसर इतना बढ़ चढ़ जाता है कि फिर वो बैठ भी नहीं पाते, ऐसे झुके झुके पेट घुटनों पे लग जाता है। ऐसे लंग कैंसर वाले हमारे पास आए हैं, और फिर हम कहते हैं कि अब हमारी बस की बात नहीं है। नॉनवेज खाने वाले को ठीक करना आसान है, दूध और दूध से बनी चीजें ज्यादा मात्रा में लेने वाले पेशेंट को ठीक करना कठिन है। असंभव नहीं है, लेकिन कठिन है। इसीलिए नॉनवेज को बाद में छोड़ो, पहले दूध और दूध से बनी चीजें छोड़ो। ऐसे तो दूध को भी नॉनवेज ही कहा जाता है, जो पशु से आ रहा है वो हर चीज नॉनवेज है। इसीलिए सारे प्रकार के कैंसरों का रूट कोज दूध और दूध से बनी चीजें हैं। भटिंडा बीकानेर जो ट्रेन चलती है, वो उनका नाम कैंसर ट्रेन है, और वो जो हरियाणा प्रांत और पंजाब प्रांत से चल रही है, तो ज्यादातर पूरे भारत में उस प्रांत में दूध और दूध से बनी चीजें ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। लस्सी के बड़े बड़े ग्लास होते हैं। मैं जहाँ भी मेहमान बन के जाता था तो वो मेहमान नवाजी में वो लस्सी का ग्लास लेके आते थे, भाई आप पी लो। रात गए तो सरसों का साग और मक्के की रोटी लेके आ जाते थे। मैंने कहा भाई मैं ये कुछ खाता नहीं हूँ। बोला ये तो हेल्दी, हमारे पंजाबी लोग देखो 6 साढ़े 6 फीट के एकदम हट्टे कट्टे, किसी को पछाड़ दे। मैंने कहा मेरे को पहलवान नहीं बनना है, पछाड़ देना है तो पछाड़ दो मेरे को। लेकिन ज्यादातर पहलवान 55 साल से ज्यादा जीते भी नहीं है, कुछ ना कुछ बीमारियों के शिकार हो जाते। 100 में से 99 पहलवान मर जाते हैं। शारीरिक बल अलग चीज है और स्वास्थ्य अलग चीज है। आपको मसल मैन बनना है, कोई रेसलिंग में भाग लेना है, चीजें उठाकर पटक देनी है, तो ठीक है कि आप ये सारी चीजें खाकर थोड़े मसल मैन बन जाओ, लेकिन हमें पूर्ण स्वास्थ्य ही प्राप्त करना है, तो हम चीजों से परहेज करें उस चीज से। शारीरिक बल जो है वो आत्मिक बल से नापा नहीं जाता। आत्मिक बल अपने आप में अलग है। दुबला इंसान भी का मनोबल बहुत बड़ा होता है, और भले दुबले दिखे लेकिन अंदर से दुबलापन न हो। बीवी चौहान सर जी अक्सर कहते हैं, मैंने एक बार उनको फोन किया कि मैं एनडीएस करते करते बहुत ज्यादा पतला हो गया, अभी तो 66 का हूँ, कुछ दिखाई दे रहा हूँ आपको। पहले मेरा वजन 45 से 48 के बीच में चला गया था जब मैं ये साधना में था। तो जैसे कल भी भाई ने अनुभव सुनाया कि काफी दुबलापन आता है इसके अंदर। जो भी बैठे हैं यहाँ साधना समझने के लिए, कोई बहन ने मुझे कल प्रश्न पूछा था कि मेरे को तो वजन बढ़ाना है और आप तो जो करा रहे हैं उनसे वजन कम हो रहा है। तो शुरुआत में वजन कम होगा आपका, तो इनसे डरना नहीं है। दुबलापन होना कोई बीमारी नहीं है, और जब आप दुबले होकर फिर शरीर अपना वेट बैलेंस कर लेगा कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद, तो ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये है कि बीमारी हमारे अंदर पनप रही है, उनको जड़ से निकाल दो। और फिर बाद में पुनः ये उपवास छोड़ो, ग्रीन जूस कम पियो, फिर आंवला का प्रयोग कम करो, ये सब चीजें कम करके सुबह सुबह 9 बजे वेजिटेबल भेल बनाओ, खजूर खाओ, नारियल खाओ, ऐसी चीजें खा पी कर एकदम तगड़े मोटे हो जाते हैं। फिर अच्छी अच्छी प्राकृतिक चीजों का चयन 3 बार नहीं 11 बार खाओ। जो दुबले हैं उनको बोलते हैं कि आप पहले ठीक हो जाओ, बाद में भले 11 बार खाते पीते रहो, तो भी आपका शरीर एकदम हुष्ट पुष्ट, और फुटबॉल भी खेल सकते हैं, इतना शारीरिक हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। और ये मैंने खुद अनुभव किया है। जब बीवी चौहान सर को मैंने फोन किया तो उसने मेरे को एक ही प्रश्न वाक्य में उत्तर दिया कि भाई आप कहाँ से हो? मैंने कहा पोरबंदर से। बोला मैंने सुना है कि पोरबंदर के गांधी जी भी बहुत पतले थे।
मैंने कहा हाँ वो तो थे, बहुत पतले थे, हड्डियां दिख रही थी हैं। ऊपर वो पहनते भी नहीं थे, धोती पहन के पूरे देश में घूम रहे थे लाठी लेके, लेकिन अंग्रेजों को नाक में दम कर दिया था। मतलब आत्मबल एक अलग चीज है, दुबलापन। और मेरे को कोई दूसरी बात ही ना बतानी पड़े, लेकिन हम ज्यादातर टेंशन इसलिए पालते हैं दुबला होने से, क्योंकि किसी का सुन नहीं सकते। पड़ोस वाला कहेगा, घरवाली कहेगी, हर व्यक्ति क्रिटिसाइज करने लगता है। और जब आप क्रिटिसाइज होते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। अरे यार, जैसे भाई ने कहा ना 72 के वजन से 52 तक आ गए, बहुत दुबले पतले होने लगे, तो लोग कहने लगे कि तेरे को कुछ ना कुछ हो गया है, कुछ बीमारी लागू हुई है। तो उल्टा हम बीमार दिखते हैं, दुबले होते हैं तो बीमार दिखते हैं, तो इसलिए हर व्यक्ति कहने लगता है। और हमारी मानसिक अवस्था ऐसी नहीं होती कि उनको हम अच्छे तरीके से उत्तर दे पाए, और फिर हम कहाँ लग जाते हैं, मोटा होने में लग जाते हैं। अभी तो बीपी शुगर और फैटी लीवर गया कि गया, फिर वापस पुनः कोई 2-3 लोग गलत बात बता दे और हमारे कमर पे पैंट भी ना रुक पाए, फिर बेल्ट लगाना पड़े, और ये सारी समस्याएं आती रहें, तो फिर हम कहते रात को एक टाइम दबा के खा लेते हैं, फिर थोड़ा सा मोटा हो जाते हैं। जितना बड़ा पेट उतना बड़ा सेठ, तो सेठ लोगों के पेट बड़े होते हैं ना, तो हम भी थोड़ा बोलते हैं कि थोड़ा इतना बड़ा व्यापार संभाल के रखे हैं तो थोड़ा तो पेट तो बढ़ा ले, तो फिर खाना पुनः शुरू हो जाता है। तो हमें इस विषय में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मानसिक अवस्था हमारी अच्छी रखनी पड़ेगी, आध्यात्मिक अनुशासन रखना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तब जाके दूसरों की बातों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो राजेश खन्ना का गीत भी गुनगुना लेना है, कौन सा, आप सभी ने सुना है? वेरी गुड। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं भीग गए ना, कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर आगे की क्या लाइन है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो फिर ऐसी संसार की बातों में भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप जाके कच्चा खाएंगे तो घर वाले भी कहेंगे अरे यार नया ड्रामा स्टार्ट कर दिया है। बिगड़ गया ये। घर वाले सब लेके आए। हाँ, घर वाले सब लेके आए। अच्छी बात है। कोई कहने वाला नहीं। हर एक क्रांति, हर एक जीवन का परिवर्तन, हर एक नई राह शुरुआत में कठिन हो सकती है, किसी के लिए नहीं भी हो सकती है। घर वाले भी देखो साथ में ही हैं, तो कोई ओपोजिशन खत्म करके ही आए हैं। और शिविरों में भी अगर पति और पत्नी दोनों हैं तो अच्छा है। जिनको अस्थमा होता है तो अस्थमा की बीमारी भी किससे आती है, दूध और दूध से बनी चीजें अस्थमा भी देता है। गोल ब्लेडर में जिसको स्टोन होता है और सबसे ज्यादा कठिन होता है उनको निकालना, एनडीएस की साधना करते करते भी आपको परेशानी आ जाएगी निकालते निकालते, और कई बार ऐसा होगा थोड़ा बहुत बचा रहेगा गोल ब्लेडर का स्टोन। हाँ, ऑपरेशन ही मेरे ख्याल से पूरा निकाल देते हैं गोल ब्लेडर को, हैं? हाँ, और गोल ब्लेडर निकालना ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन लाचार हो जाते हैं कि अब डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो बड़ा बड़ा स्टोन होते होते कहीं ना जाके आपको और परेशानी में न डाल दे और आपको कैंसर तक भी न पहुंचा दे, इसलिए फिर वो काट देते हैं। मास्टर ऑफ सर्जन जो पढ़ाई होती है उसमें जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है उनके प्रोफेसरों के द्वारा, तो वो सर्जन को सिखाया जाता है कि वेयर देयर इज अ डाउट कट इट आउट, जहां भी आपको डाउट दिखाई दे तो उनको काट दो, हैं? हार्ट में कोई ब्लॉकेज आ गया तो काट दो वहां से, और वहां से बाईपास नली और बना दो। वो फिर कौन सी लाइन कटेगी पता नहीं, लेकिन शरीर अपने आप में इतना, स्वयं का डॉक्टर स्वयं है
कि जो वो रिप्लेसमेंट कर लेता है। हमारे यहाँ आने वाली एक माता जी थी, बेंगलोर से आई हुई थी, पोरबंदर, एक 15-20 दिन रुकी थी, उनको ब्रेन क्लॉट आ गया। अब देखो चमत्कार कैसा हुआ, जानने लायक है। मुझे भी पता नहीं था, मैं भी सीखता रहता हूँ हर बात, हर नए पेशेंट के अंदर। तो उन्हों को ब्रेन क्लॉटिंग आया, उनको पैरालाइज थोड़ा सा हो गया और फिर हॉस्पिटलाइज हुई, 5 दिन में 1.5-2 लाख खर्च करके वापस एनडीएस करने लगे। तो कहा कि ये क्लॉटिंग जाएगी। मैंने कहा पता नहीं, आप पहले पेशेंट है मेरे। तो वो एक छोटा सा जोक सुना देता हूँ कि एक बार डॉक्टर है ना, वो ऑपरेशन थिएटर में मरीज को लेके गया और मरीज थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गया था, आधा अधूरा सुन रहा था, बेहोशी में पड़ा हुआ था। तो डॉक्टर ने अंदर जाके सीधा सारा ग्लोव्स व्लोव्स पहने, सारे शस्त्र अस्त्र शस्त्र से पूरे फिट हो गए और चीर फाड़ करने से पहले बोले कि सुरेश घबरा मत, सब कुछ अच्छा होगा। तो वो पेशेंट बोला कि अरे यार मेरा नाम तो रमेश है। बोला मेरा नाम सुरेश है, मैं खुद को बोल रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा। मतलब सर्जरी भी ऐसे ही की जाती है कि आपके जो घर वाले हैं उनके पास सिग्नेचर भी ले लेते हैं कि भाई अलग लाइन कट गई ना सप्लाई, तो हमारा दोष नहीं, हम भी सीख रहे हैं थोड़ा बहुत। तो ऑपरेशन करना, काटना छाटना, ये सब कुछ चक्कर में न जाओ, प्राकृतिक जीवन शैली अपना लो, 16 घंटे का उपवास अपना लो, एनिमा अपना लो, रसाहार के ऊपर 5-15 दिन रह लो, तो अपने आप ही शरीर ऑटो ट्यून होके रीजनरेट कर लेता है। और वो माता जी के एग्जाम्पल में आपको बता रहा था, एग्जैक्ट 1.5 महीने के बाद वो घर पे चली गई और उनकी हर रोज की 500-500 रुपए की महंगी महंगी दवाइयां डॉक्टर ने लिख दी थी। 1 महीने तक मैंने कहा खाना है तो खा लो, आपको शायद हो सकता है ये तो ईश्वरीय चिकित्सा है, इसमें तो हर क्वेश्चन का आंसर इसमें छिपा हुआ है। फिर भी आपको रिस्क जैसा लग रहा है तो थोड़ा मेडिसिन के सहारे रख लो आप। 1.5 महीने के बाद उनके रिपोर्ट्स आए और उनका ब्रेन क्लॉटिंग जो था वो लगभग आधे से भी ज्यादा कम हो गया था, जो रिपोर्ट में आया, एमआरआई वगैरह करवाया तब। और बड़े मजे की बात कि साइड में से एक बाईपास नली बन गई थी जहां से खून फिर नीचे आ रहा था। मतलब ये है गॉड मेड बाईपास। शरीर खुद भी बाईपास सर्जरी करना जानता है, अगर शरीर को मौका मिले तो। मौका कब मिलेगा? जब हम फूड सप्लाई 16 घंटे बंद करेंगे, तब शरीर रिपेयर मेंटेनेंस का काम करता है। ये भी अपने आप में साइंस है कि जब आप एक साथ में 2 काम नहीं हो सकता, डाइजेस्टिंग भी हो और साथ साथ में रिपेयर मेंटेनेंस भी हो और साथ साथ में मल का निष्कर्षण भी हो। 3 प्रकार की हमारी जीवनी शक्ति, वाइटल पावर काम करती है। एक मल निष्कर्षण, एक डाइजेशन और तीसरा हीलिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो 3 चीजें एक साथ कैसे होगी? आपको अपना फूड इनटेक 0 पे भी कर सकते हैं, आधा भी कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो फिर वो स्पेस जो बचेगा उसके दौरान शरीर काम करेगा। और ज्यादातर तो हम 3 बार खाते हैं और 2-3 बार पेट साफ करने जाएंगे, तो ज्यादातर पूरा जीवन हमारा वाइटल पावर डालने में और निकालने में ही निकाल देगा। इसीलिए हमारा शरीर तंदुरुस्त नहीं रह पाता। अगर हमें जाने की भी जरूरत ना हो, हमारे पास कोई आते 10 दिन से रसाहार कर रहे हैं, बोला सर हमारा तो सुबह सुबह जो पेट साफ होता था ना वो बंद हो गया, हम तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बीमारी आ गई। मैंने कहा वो बीमारी नहीं है, माल कुछ पड़ा होगा तो निकालने के लिए जाना पड़ेगा। आप रसाहार कर रहे हैं, सीधा बॉडी उससे खनिज तत्व हैं, विटामिन हैं, वो सारी चीजें सोख लेता है, उसके लिए पाचन की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जो प्रोटीन हल्का सा जो भी है वो भी डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है, वेस्ट मटेरियल कम से कम बनता है। तो आपको टॉयलेट करने की क्या जरूरत है, यूरिन जाने की क्या जरूरत है? और हम कहते वो हमारा बंद हो गया एनडीएस करते करते। हमने पुराने समय में जो साधक थे, हमारे महावीर स्वामी हो या बुद्ध हो, महीनों महीनों तक निर्जला करते थे और उन दौरान कोई कोई संत तो ऐसे हो गए कि पूरे जीवन भर यूरिन और पोटी करनी ही नहीं पड़ी। तो ये तो शरीर सीधा नेचर के साथ कनेक्ट होगा तो इनकी जरूरत हमें कम से कम होती जाएगी और हो सकता है बहुत ऊंची साधना होने के बाद 0 भी हो सकती है।
कितना समय खर्च हो जाता है। हमारा तो शौचालय में सोचते सोचते समय बीत जाता है, हैं? हाँ, सारी पढ़त लिखत। एक वकील एडवोकेट दोस्त था, उन्होंने अपने नया बंगलोज बनाया, तो मैंने उनके बंगलोज को देखने गया तो मेरे को टॉयलेट बाथरूम दिखाने ले गया। बोला वहां लाइब्रेरी सेट करके रख दी थी अपनी। बोला मैं सारे केस का स्टडी इधर ही कर लेता हूँ, क्योंकि खाने का इतना शौकीन। रात को हर रोज पार्टी, 10 एडवोकेट मिलेंगे, पार्टी करेंगे, खूब खाएंगे, आटा खाएंगे, चावल खाएंगे, मैदा खाएंगे, और फिर सुबह सुबह सारे केस का स्टडी वहीं होगा उनका। पुराने समी कपूर के गाने भी बजते रहेंगे, आजा आजा आ। तो फिल्मी गाने भी बजते हैं। अगर हमारा भोजन सही नहीं है तो फिर ये सारी प्रक्रियाएं हमें जोड़नी पड़ेगी। इसीलिए आज तो हमारा जो सब्जेक्ट है दूध है, दूध के विषय में जितना भी हम डीप में जानना चाहें उतना कम है। लोग कई बार कच्चा दूध है ना, उनको अच्छा समझ लेते हैं कि डायरेक्ट सीधा आंचल से धोया हुआ बर्तन में है वो ज्यादा फायदा देता है। हाँ, अमृत है, बिल्कुल जी। आप बता रहे हैं 100% सही आपका, पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा मन। हाँ, नहीं कर रहा, घर पे जाके बच्चों को तो दूध देना ही है। क्योंकि वो संस्कार हो गया। साइकोलॉजी, 1000 बार झूठ को बोला जाए तो वो सत्य भासना होने लगती है। ये हालत है पूरी सोसाइटी की, लेकिन वो सत्य नहीं होता है, संस्कार हो गया है। अब खाने के बाद चलना अच्छा है, कितनी बार सुना है। डॉक्टर लोग भी कहेंगे कि भाई थोड़ा बहुत चल लो, डाइजेशन हो जाएगा। जबकि रामचरितमानस में कहा गया कि भोजन के बाद विश्राम। हाँ, राम ने जब गए थे, वन में गए थे, तो ऐसा वर्णन है कि वो जो अंकुरित मूंग वगैरह जो फल माना जाता है, ऋषि मुनियों ने उनको खिलाए और राम ने ये फल खा के फिर विश्राम में चले गए। तो राम कथा सुनने में हमें उनके सिद्धांतों को सुनना है। हमने कथा सुन ली और कथा सुनते सुनते कान थक गए हैं। राम ने, हनुमान जी जब ऐसी कहानियों में सुनते हैं, जब हनुमान जी सीता मैया के पास गए, ऐसी कहानियों में कहते हैं, तब सीता ने पूछा कि मेरे राम क्या कर रहे हैं। उनको थोड़ा डाउट था कि ये रावण हनुमान का स्वरूप लेके मेरे पास नहीं आया ना, वो मायावी था, नए नए रूप धारण करके आता था, तो ये बंदर का स्वरूप धारण करके छल करने के लिए आया है। इसलिए उन्होंने पूछा कि अगर वो राम का ही दास है तो राम क्या करते हैं उनको पता होगा। तो उन्होंने कहा मेरे राम क्या करते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि राम वनवास के दौरान फल फूल सब्जी कंदमूल खा रहे हैं, वो मध जो सेहद है वो सेहद का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तब सीता को यकीन हो गया कि इतना डीप में तो उनका दास ही जान सकता है। इसलिए इस कथा के माध्यम से ये भी हमें सीख मिलती है कि दूध के ऊपर हमारा तो कोई अधिकार है नहीं, लेकिन सेहत के ऊपर भी हमारा अधिकार नहीं है। सेहत को भी हम अच्छा मान लेते हैं कि पानी में थोड़ा सा लेमन डालो और उसमें सेहत डाल दो, सेहत के लिए अच्छा है, अच्छा होगा भी, मना भी नहीं करते। काफी सारे गुणधर्म उसमें हैं, त्रिदोष नाशक भी हैं, कुछ ना कुछ फायदा देता है। लेकिन मांस, सेहद, दूध और अंडा, सेहद, मांस, दूध और अंडा महाचोरी का धंधा। वो जो खाए और खिलाए वो पशु से बदतर बंदा। तो ये चीजों को हम त्याग ही कर दे, औषधि के तौर के ऊपर भी ना ले, उतना कुदरत के और करीब जाएंगे, हम ईश्वर के समीप जाएंगे कि ये मेरा लाल है ना, वो अपना ही हिस्सा खाता है और अपने हिस्से में 4 ही चीजें आई है, पत्रम, पुष्पम, फलम और तोयम। उनके अलावा खाना हमारा हिस्सा नहीं है। हम दाने भी खाते हैं और दाने भी पक्षियों के हिस्से के हैं, वो भी हमारे हिस्से के नहीं। हम तो बड़े मौज से खाते हैं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो दाना भी हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। देखो जब आप आटा खाते हो तो सुबह टॉयलेट में आपको देरी लगेगी, घाटा है, चिपकेगा,
इसीलिए धीरे धीरे क्रम अनुसार साधना बढ़ाते बढ़ाते आप अनाज से भी परहेज करें, दूध और दूध से बनी चीजों से भी परहेज करें, और दूध पीना है तो नारियल का दूध पिए, दूध पीना है तो बादाम का, दूध पीना है तो पीनट्स का, दूध पीना है तो तिल का, मतलब इन प्लांट बेस्ड मिल्क काफी सारे हैं, 15 से अधिक हैं। वो 4 बजे के सेशन में आपको सिखाए जाएंगे। तो छोटा खिलौना छोड़ दो, बड़ा खिलौना आपको पकड़ा देंगे। तो उसमें भी हैवी न्यूट्रिशंस हैं। हमें भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने दूध छोड़ दिया, काफी वक्त हो गया है, थोड़ी बहुत भूख भी लगी होगी। किस किस को भूख लगी, हाथ खड़ा करें। सब चली गए, तुम बोल रहे हैं सुनते सुनते चले। चलो सर, एक पूछना था। हाँ जी। आजकल के छोटे बच्चे का जन्म जब होता है तब उनके माता के स्तन में तो दूध नहीं आता, तो पर्याय क्या है? हाँ जी, उसका पर्याय एक तो उनको कोकोनट मिल्क यूज करवा सकते हैं छोटे बच्चों को। ठीक है, सबसे संपूर्ण आहार है कोकोनट, नारियल से बड़ा कोई संपूर्ण आहार है ही नहीं। मैं अपनी डाइट में हर रोज नारियल रखता हूँ, खजूर रखता हूँ और केला रखता हूँ। ये 3 चीजें मुझे मिल जाएं, मुझे दूसरी कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। और बच्चों में भी अगर नारियल दिया जाए, पूर्ण आहार हो जाएगा, उनका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो जाएगा। और पत्तियों का जूस भी पिला दो साथ में, कैल्शियम भी एकदम बढ़िया, हड्डियां एकदम सॉलिड हो जाएगी। तो भैंस अपने बच्चे को अगर दूध पिलाती है, खुद दूध नहीं पीती, सुना है किसी भैंस ने दूध पिया है, गाय ने दूध पिया है, वो खुद नहीं पीती, फिर भी इतना दूध प्रोड्यूस करती है क्योंकि पत्ते खाती है। और हम पत्ते के अलावा सब कुछ खा रहे हैं। हम भी ग्रीन जूस पीना शुरू कर देंगे, माताएं अगर ग्रीन जूस पीना शुरू कर देगी ना, 2-2 3-3 गिलास, तो उनके बच्चे को दूध का प्रश्न खत्म हो जाएगा, इतना दूध आएगा। और एक छोटा सा हाँ जी, कि जो दूध से कैंसर हो सकता है, हाँ जी, वो गाय से दूध मिलता है, मगर लोग गाय खाना शुरू कर दे, उनको क्या हो जाए? नॉन वेज खाने से साइंस ये कहती है 160 प्रकार की बीमारियां होती है, 1-2 नहीं, 160 बीमारियां हो रही है। और उसमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया गया है कि आंतों के सारे कैंसर नॉन वेज वालों को हो रहे हैं। आंतों के कैंसर सबसे ज्यादा खतरा है, आंतों के कैंसर का। और अधिक मांसाहार अधिक हृदय रोग, ऐसा अमेरिका में कहा जाता है, यूएसए में। तो हार्ट के पेशेंट भी थोकबंद हो रहे हैं। तो इन चीजों से बचना है हमें। आज काफी दूध के विषय में बहुत कम 20% हम जान पाए हैं। और आप पुराने लेक्चर हैं, कोई भी चीजें हैं, तो नई नई बातें आप थोड़ा जान लो, कन्विंस हो जाओ, और अच्छे तरीके से सदा के अपने परिवार से दूध निकाल देना है। दूध जो देने आता है ना, उनको थोड़ा बिजनेस में घाटा होगा, हमारे परिवार से पैसे नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे पूरे परिवार को एक सेफ्टी शील्ड मिल जाएगा। परिवार ने सुनना चाहिए ना, ये तुम्हारे पास लाना पड़ेगा। उसकी जो ऑप्शन है ना, वो हाँ जी, जब हमें पता चलेगा। बिल्कुल, छोटे बच्चों को दूध में खजूर डाल के मिल्क शेक बना के पिला सकते हैं। ठीक है, आपने इतने बहुत ध्यान से, प्रेम से, सम्मान दे के सुना, इसके लिए आप सभी भाइयों और बहनों का मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। 1 मिनट के लिए हम बाबा को याद करेंगे।